आज की बुक समरी है अ थाउजेंड ब्रेन्स, अ न्यू थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसे लिखा है जेफ हॉकिंस ने। 1+1 क्या होता है? आसमान में बादलों को देखकर आपके मन में क्या ख्याल आता है? अगर आपका दोस्त उदास है तो आप उसे कैसे दिलासा देंगे? इस तरह के सवालों का जवाब देना तो आसान है, पर क्या आपको पता है कि इसके लिए आपके ब्रेन के कई हिस्से मिलकर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। आप अपने ब्रेन का हर रोज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन शायद ही हमने कभी इस बारे में सोचा हो। यह समरी आपको ब्रेन के बारे में बहुत कुछ बताएगी जो शायद आज से पहले आपको पता ना हो, और यह भी बताएगी कि कैसे हम इसे मशीन बनाने के कगार पर पहुंच चुके हैं। इस समरी के ऑथर जेफ हॉकिंस एक एंटरप्रेन्योर और एक न्यूरो साइंटिस्ट होने के अलावा पाम कंप्यूटिंग और हैंड स्प्रिंग के को फाउंडर भी हैं, जो कि एक टेक कंपनी है। हॉकिंस न्यूमेंटा एंड रेडवुड न्यूरोसाइंस इंस्टीट्यूट के फाउंडर भी हैं। आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी द थाउजेंड ब्रेन्स बाय जेफ हॉकिंस। क्या आप ये सोचते हैं कि इंसान का ब्रेन एक मिस्ट्री की तरह है? शायद नहीं। इस सब्जेक्ट पर अब तक न जाने कितनी ही बुक्स लिखी जा चुकी हैं और न जाने कितनी ही थ्योरीज एस्टेब्लिश की गई हैं। असल में इंसान का ब्रेन इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है कि इस पर कई तरह की स्टडीज की जाती रही हैं, और तो और इसे लेकर एक पूरे के पूरा फील्ड ही बना दिया गया है जिसे न्यूरो साइंस कहा जाता है। लेकिन इन सब स्टडीज और रिसर्च के बावजूद हमें ह्यूमन ब्रेन के बारे में अब भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हम इसके अलग अलग एरिया और उनके फंक्शंस के बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारे पास टुकड़ों में है। हमारे पास अभी तक ऐसा कोई ब्लूप्रिंट नहीं है जो ये बता सके कि ये सारे अलग अलग टुकड़े एक साथ कैसे फिट बैठेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो ये सारे पीस घर के अलग अलग हिस्सों की तरह हैं, जैसे खिड़की, कबर्ड के शेल्फ वगैरह। फर्क बस इतना है कि इन सबको एक साथ रखने के लिए हमारे पास कोई घर नहीं है। यहां पर इस बुक के ऑथर जेफ हॉकिंस की थ्योरी काम आती है। द थाउजेंड ब्रेन्स थ्योरी नियोकॉर्टेक्स पर फोकस करती है। ये ब्रेन का वो पार्ट है जो पूरे ब्रेन का 70% हिस्सा बनाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नियोकॉर्टेक्स काम कैसे करता है और ये इतना बड़ा क्यों है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम नियोकॉर्टेक्स के बारे में क्यों बता रहे हैं। क्या यह सच में इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है? आप सोचने के लिए तो ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप अपने ब्रेन के बारे में सोचने के लिए तैयार हैं? अगर जवाब हां है तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर के साथ, वर्नोन माउंटकासल्स बिग आइडिया। ब्रेन हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्स लेकिन बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि ब्रेन के बारे में आपको कई अलग अलग थ्योरीज और कई ओपिनियन पढ़ने को मिलेंगे। इन सब में सबसे ज्यादा फेमस ऐसे वर्नोन माउंटकासल का है। माउंटकासल एक जाने माने साइंटिस्ट थे। उनका ऐसे उस थ्योरी को काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है जो इस बुक के ऑथर जेफ हॉकिंस ने अपनी इस बुक में डिस्कस किया है। माउंटकासल के ये ऐसे ब्रेन के इवोल्यूशन के बारे में है। उन्होंने ये थ्योरी एस्टेब्लिश की है कि ह्यूमन ब्रेन की शुरुआत प्रिमिटिव लेवल यानी कि बेसिक लेवल पर हुई थी। उस वक्त यह बेहद साधारण या मामूली था, जिसका सारा फोकस सिर्फ जिंदा रहने पर था। यह बात काफी हद तक लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि तब हमारे पूर्वजों का मेन काम था शिकार करना और खाने का इंतजाम करना। कई साइंटिस्ट ब्रेन के इस फेज को ओल्ड ब्रेन कहते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता गया इंसानों के साथ साथ उनका ब्रेन भी इवॉल्व होता गया, यानी कि डेवलप होता गया। हमारा ब्रेन मॉडर्न टाइम के हिसाब से और भी सोफिस्टिकेटेड होता चला गया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रेन को दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत महसूस होने लगी। अब इसका मेन फोकस सिर्फ जिंदा रहना नहीं था। ब्रेन के इस फेज को न्यू ब्रेन का नाम दिया गया। जैसा कि पहले आपने जाना कि नियोकॉर्टेक्स ब्रेन का करीब 70% हिस्सा बनाता है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि नियोकॉर्टेक्स आखिर है कहां पर और इसका काम क्या है। माउंटकासल के ऐसे में यह कहां फिट बैठता है? ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि ओल्ड ब्रेन और न्यू ब्रेन की तरह नियोकॉर्टेक्स टाइम के साथ बड़ा हुआ है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये ब्रेन का 70% हिस्सा कैसे बन गया? अब जैसे मान लो आपका ब्रेन अभी प्रिमिटिव स्टेट यानी कि एकदम बेसिक स्टेट में है। ये साइज में छोटा होगा क्योंकि ये अभी डेवलप नहीं हुआ है। जब 1000 साल गुजर जाएंगे तब जाकर आपका ब्रेन इवॉल्व होगा और इसके पीस बड़े होते जाएंगे और ब्रेन बड़ा होने लगेगा। ठीक ऐसे ही नियोकॉर्टेक्स बना होगा।
शुरुआत में एक छोटा सा पीस रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे इसके साथ और भी पीस जुड़ते चले गए। लेकिन यह बात नोट करने लायक है कि ये सारे पीस नए नहीं हैं। नियोकॉर्टेक्स उन हिस्सों का एक कलेक्शन है जो बार बार कॉपी होते चले गए। इनके सारे कंपोनेंट्स सेम हैं। जैसे मान लो कि आपने नियोकॉर्टेक्स को अलग अलग एंगल से काट दिया, आपको यह तब भी सेम दिखेगा। नियोकॉर्टेक्स का एक हिस्सा जो विजन यानी कि देखने में हेल्प करता है, सेम उस हिस्से की तरह दिखेगा जो लैंग्वेज के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सारे पार्ट सेम हैं, तो माउंट कैसल को यह कैसे पता चला कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन करता है? तो इसका जवाब यह है कि माउंट कैसल को यह पता चल गया था कि नियोकॉर्टेक्स का कौन सा पार्ट किस सेंस ऑर्गन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप कॉर्टिकल एरिया को आंखों से जोड़ देंगे तो आप देख पाएंगे, और जब आप कॉर्टिकल एरिया को कान से जोड़ेंगे तो सुन पाएंगे। माउंट कैसल ने यह प्रपोज किया कि इवोल्यूशन एकदम सिंपल है। अगर हम जीते जागते जीवों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि उसमें कितनी तरह की डाइवर्सिटी है। इंसान, जानवर और पेड़ पौधे ये कैसे जान लेते हैं कि जिंदा कैसे रहना है। बात जब इंटेलिजेंस की आती है तो हर लिविंग थिंग एक खास फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। चार्ल्स डार्विन ने भी एक एल्गोरिदम को सपोर्ट किया था जो एकदम सिंपल था। डार्विन के हिसाब से देखें तो इवोल्यूशन एक सिंपल एल्गोरिदम पर बेस्ड है, रैंडम वेरिएशन और नेचुरल सिलेक्शन। कई साल के बाद यह सिंपल एल्गोरिदम किसी इंसान के डीएनए में मौजूद होगा। लेकिन माउंट कैसल की प्रॉब्लम इसके एकदम अपोजिट थी। उन्हें पता था कि एल्गोरिदम की पोजीशन या जगह कहां थी, नियोकॉर्टेक्स में। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि वो खास एल्गोरिदम या फ्रेमवर्क क्या है। और इसीलिए ऑथर जेफ हॉकिंस ने नियोकॉर्टेक्स के बारे में और जानकारी जुटाने का और माउंट कैसल की थ्योरीज को सपोर्ट करने या पूरा करने का फैसला किया। तो इस बेसिक बात को समझने के बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज द 1000 ब्रेन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नियोकॉर्टेक्स के बारे में सोचने का सबसे कॉमन तरीका है कि आप इसे एक फ्लो चार्ट की तरह समझो। स्टिमुलस यानी कि कोई चीज या इवेंट जो किसी ऑर्गन या टिश्यूज में एक स्पेसिफिक फंक्शनल रिएक्शन को पैदा करती है, वो आपके सेंसेस को ट्रिगर करते हैं। जैसे लाइट का एग्जांपल ले लो। लाइट जब आपकी आंखों से गुजरती है तो सबसे पहले रेटिना को टच करती है। उसके बाद रेटिना के सेल्स नियोकॉर्टेक्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। ये सेल्स नियोकॉर्टेक्स को ये मैसेज भेजते हैं कि हे, हमें यह समझने की जरूरत है कि आंख पर पड़ने वाली इस रोशनी का क्या मतलब है। लेकिन नियोकॉर्टेक्स भी अलग अलग एरिया पर डिपेंड रहता है ताकि वो इंसान को लाइट को फील करने या समझने में हेल्प कर सके। पहला एरिया जिससे नियोकॉर्टेक्स हेल्प मांगता है वो है V1। V1 ब्रेन का एक हिस्सा है जो सिर्फ छोटे छोटे फीचर्स को डिटेक्ट कर सकता है, यानी उसका पता लगा सकता है या उसे समझ सकता है। ये छोटे छोटे फीचर्स किसी इमेज या लाइन या उसके एज यानी किनारे हो सकते हैं। तो अब V1 क्या बोलेगा? V1 कहेगा, हे, मुझे पता है कि इस लाइट में लाइंस हैं, लेकिन मैं बस इतना ही समझ सकता हूं। अब ये लाइट V2 के पास प्रोसेस होने के लिए जाएगी, जो कि ब्रेन का वो हिस्सा है जो वही यूज करता है जो उसे V1 यूज करने को कहता है। लेकिन यहां V2 V1 की तरह नहीं है। वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स फीचर्स जैसे कि कॉर्नर्स और आर्क्स को भी डिटेक्ट कर सकता है। पर यह प्रोसेस तब तक चलता है जब तक कि एक इमेज नहीं बन जाती। तब आपका ब्रेन आपको यह इंफॉर्मेशन देता है कि जो लाइट आपके ब्रेन में एंटर हुई है वो आपके फोन के स्क्रीन से आ रही है। अब सुनने में तो यह लंबा चौड़ा प्रोसेस लगता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि ब्रेन ये सब करने में 1 सेकंड से भी कम का समय लेता है। यह प्रोसेस सिर्फ आंखों पर ही अप्लाई नहीं होता, बल्कि सुनना, टेस्ट और स्मेल जैसी हर चीज पर अप्लाई होता है। हालांकि नियोकॉर्टेक्स को फ्लो चार्ट की तरह इमेजिन करना अब एक आइडियल फ्रेमवर्क नहीं रहा है। हाँ, कुछ दशक पहले तक यही मेथड सबसे ज्यादा पॉपुलर था, लेकिन इस फ्रेमवर्क में सॉल्यूशन से ज्यादा प्रॉब्लम है। आगे कुछ कारण है जो ये बताते हैं कि क्यों इस फ्लो चार्ट में काफी काम करने की जरूरत है। नंबर 1, V1 और V2 का एरिया ब्रेन में बहुत स्पेस लेते हैं। पुराने फ्रेमवर्क के हिसाब से ये एरिया सिर्फ लाइंस और आर्क्स जैसे फीचर्स ही पहचान सकते हैं, तो भला एक छोटा सा सिंपल प्रोसेस ब्रेन का इतना ज्यादा स्पेस क्यों लेता है? नंबर 2, पुराना फ्रेमवर्क पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करता। चलिए दोबारा लाइट के आंख में एंटर करने वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। V1 न्यूरॉन्स की मदद से लाइंस को पहचान सकता है।
स्टडीज से यह बात सामने आई है कि न्यूरॉन्स का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही इन लाइंस को पहचानने में मदद करता है। तो अब सवाल यह उठता है कि तब बाकी के न्यूरॉन्स क्या करते हैं? पुराने फ्रेमवर्क के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। पुराने फ्रेमवर्क को इंप्रूव करने की जरूरत है। इसमें कई कमियां हैं और ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने अभी बाकी हैं। तो इसीलिए हमें एक नए फ्रेमवर्क की जरूरत है। अब वापस V1 और V2 के पास चलते हैं। पुराने फ्रेमवर्क में इनका काम बहुत कम था। इनका काम सिर्फ कुछ खास फीचर्स को पहचानना था। लेकिन नए फ्रेमवर्क के हिसाब से V1, V2 और बाकी के एरिया पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। मगर वो ऐसा करते कैसे हैं? नए फ्रेमवर्क की थ्योरी कहती है कि जब आप बहुत समय तक कोई काम बार बार रिपीट करते हैं तो ब्रेन के हिस्से उस काम को पहचानने लगते हैं। इस बात को हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लो कोई बच्चा पहली बार स्कूल गया है। शुरुआत में उसे यह नहीं पता होगा कि उसका क्लासरूम, कैंटीन और बाथरूम का रास्ता कहां से है। लेकिन धीरे धीरे उसे सारे रास्ते याद होने लगेंगे। वो स्कूल के गेट से ही बता देगा कि कैंटीन कहां पर है या फिर उसकी क्लास सेकंड फ्लोर और सीढ़ियों के बगल में है। सेम यही चीज V1 और V2 एरिया पर भी अप्लाई होती है। नए फ्रेमवर्क में हॉकिंस ने V1 और V2 जैसे एरिया को कॉर्टिकल कॉलम कहा है। न्यूरो कॉर्टेक्स के हर कॉर्टिकल कॉलम में एक ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग अलग मॉडल है। यहां मॉडल का मतलब है कि आपके ब्रेन में कुछ चीजों के लिए गाइड होता है। जैसे कि टच के लिए जिम्मेदार कॉर्टिकल कॉलम एक सेल फोन का मॉडल याद रख सकता है। टच कॉलम उसके शेप को पहचानता है और जानता है कि फोन आपके हाथों को कैसा फील होगा, जबकि वही विजन के कॉर्टिकल कॉलम में फोन के लिए एक अलग मॉडल होगा। शेप के अलावा विजुअल कॉलम को फोन का कलर भी याद रहेगा। टच कॉर्टिकल कॉलम को पता है कि फोन के साइड वाला बटन फोन ऑफ करने के लिए है, जबकि यही बात विजुअल कॉलम को मालूम नहीं है। वहीं यह भी सच है कि टच कॉर्टिकल कॉलम फोन के कलर को नहीं देख सकता या उसे पहचान नहीं सकता, जबकि यह चीज विजुअल कॉलम देख सकता है। कॉर्टिकल कॉलम हर एक ऑब्जेक्ट के लिए पूरी गाइड नहीं रख सकते, इसलिए वो स्ट्रिक्टली उन सेंसेस से बंधे रहते हैं जिनसे वो जुड़े रहते हैं। हॉकिंस की 1000 ब्रेन्स थ्योरी में नए फ्रेमवर्क का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया गया है। आपका ब्रेन चीजों को कैसे प्रोसेस करता है, इसे ये अलग तरीके से समझाता है। हॉकिंस की थ्योरी को सपोर्ट करने वाला फैक्ट यह है कि कॉर्टिकल कॉलम में अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए गाइड है, लेकिन ये कॉलम्स फीचर्स को उस तरह से नहीं देखते हैं कि ऐसी इमेज बने जो आप नहीं पहचानते हो, बल्कि ये ऑब्जेक्ट को ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। आप कहेंगे कि इसका क्या मतलब हुआ? तो चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप किसी कैफे में जाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि कप के एक साइड पर कैफे का लोगो बना होता है। आप पहले किसे देखते हैं? जाहिर है सबसे पहले आपकी नजर कप पर पड़ेगी, फिर उसके लोगो पर। लोगो में शायद कुछ वर्ड्स और डिजाइन भी होंगे। जरूरी नहीं कि लोगो हमें पूरी तरह से याद ही रहे। इंपॉर्टेंट यह है कि कप पर लोगो की पोजीशन क्या है। ठीक ऐसे ही 1000 ब्रेन्स थ्योरी काम करती है। बात जब अपने आसपास की चीजों को जानने और समझने की हो तो ये एक हायरार्की या फिर सीढ़ी की तरह काम करता है। चलिए वापस उसी कप के एग्जाम्पल पर चलते हैं। आपका ध्यान तुरंत लोगो पर नहीं जाएगा। पहले आप कप को देखेंगे जिसके ऊपर लोगो बना है। यह थ्योरी पूरी तरह से आपके सेंसेस पर डिपेंड करती है। पुराने फ्रेमवर्क के अपोजिट द 1000 ब्रेन्स थ्योरी के पास कई सवालों के जवाब हैं। अगर V1 और V2 जैसे एरिया का काम या फंक्शन इतना कम है तो वो ब्रेन में इतना स्पेस क्यों लेते हैं? द 1000 ब्रेन्स थ्योरी के हिसाब से यह जानकारी गलत है। V1 और V2 जैसे एरिया इतना स्पेस इसलिए लेते हैं क्योंकि असल में वो बहुत काम करते हैं। इसका मतलब उनका काम सिर्फ फीचर्स के बीच फर्क करना नहीं है, बल्कि वो पूरे ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से पहचान सकते हैं। हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। द 1000 ब्रेन्स थ्योरी कहती है कि एक ऑब्जेक्ट के लिए कोई एक सिंगल गाइड नहीं है। हर एक कॉर्टिकल कॉलम में हर ऑब्जेक्ट के लिए एक अलग मॉडल है। ये अलग अलग मॉडल ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिक बनाते हैं। तो इस बात को क्लियर करने के साथ ही बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, विच इज द फ्यूचर ऑफ मशीन इंटेलिजेंस। इस बात में कोई शक नहीं है कि इंसान का माइंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन इसके बावजूद आने वाले वक्त में मशीन इंटेलिजेंस को लेकर हमारा चिंता करना लाजिमी है। इस टॉपिक को लेकर कई टीवी सीरीज और मूवीज भी बनाई गई हैं।
जिनमें यह दिखाया गया है कि फ्यूचर में एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया पर मशीनों और रोबोट का राज होगा और इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मशीनों का मुकाबला इंसानों से कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी पहले के मुकाबले बहुत एडवांस और सोफिस्टिकेटेड हो गई है। इंसान ने अपने दिमाग से क्या कुछ इजाद नहीं किया, बुलेट ट्रेन से लेकर स्मार्टफोन और इंटरनेट तक सब कुछ। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि फ्यूचर में इंसान कोई ऐसी मशीन इन्वेंट करे जो इतनी इंटेलिजेंट हो कि इंसानों पर राज करने लगे? चलिए इस सवाल को हम द 1000 ब्रेन्स की थ्योरी की नजर से समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखेंगे कि मशीन इंटेलिजेंस का क्या नतीजा हो सकता है और फ्यूचर में क्या पॉसिबल है और क्या नहीं। इस लिस्ट में पहला सवाल है कि क्या मशीन इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस जैसा ही होगा? जवाब है नहीं। मशीन वो सारे काम कर सकती है जो एक एवरेज इंसान कर सकता है, जैसे खाना बनाना, कपड़े या बर्तन साफ करना, दौड़ना, यहां तक की बात करना भी। याद रहे कि ह्यूमन इंटेलिजेंस पुराने और नए ब्रेन से आती है। खास करके पुराना ब्रेन बेसिक फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है, जैसे कि हमारे इमोशंस और इच्छाएं। ये ऐसी चीजें हैं जो मशीन कभी कॉपी नहीं कर सकती, और मशीनों के कोई वैल्यूज और गोल्स भी नहीं होते। जैसे एक मैप का एग्जाम्पल ले लो। मैप का यूज एक इंसान और मशीन के लिए अलग अलग है। जैसे अगर इंसान कोई एक्सप्लोरर है तो वो मैप को किसी लोकेशन को नेविगेट करने के लिए यूज करेगा कि उसे कहां घूमने जाना है। अगर कोई ट्रेडर होगा तो वो अपने प्रोडक्ट के लिए अलग अलग रूट का पता लगाने के लिए मैप यूज करेगा। लेकिन अगर मशीन की बात करें तो मैप का उसके लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि मशीन का ना तो कोई गोल होता है और ना ही कोई पैशन। मैप उसके लिए सिर्फ अर्थ की एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है, न उससे कम न ज्यादा। एक मशीन को इंटेलिजेंट होने के लिए 3 चीजें चाहिए: एम्बॉडीमेंट यानी कि अवतार, पुराने ब्रेन के पार्ट्स और नियोकॉर्टेक्स। एम्बॉडीमेंट यानी दुनिया का खुद का एक्सपीरियंस करना। मान लो कि आपको बाइक चलाना सीखना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? जाहिर सी बात है कि आप पहले बाइक खरीदोगे, उस पर बैलेंस बनाना सीखोगे, राइट स्पीड और डायरेक्शन के बारे में सीखोगे, क्योंकि सिर्फ बाइक चलाने के वीडियोस देखने से काम नहीं चलेगा। आपको बाइक खुद चलानी पड़ेगी, तभी आप सीख पाएंगे। एम्बॉडीमेंट का मतलब है सेंसेस को यूज करना। जैसे कि आप बाइक का हैंडल पकड़कर उसका कलर और फीचर्स देखोगे, पैडल पर पैर रखते ही आपको व्हील्स की आवाज सुनाई देगी। इंटेलिजेंट मशीन किसी भी चीज का रूप ले सकती है, चाहे वो कोई जानवर हो या इंसान जैसा कुछ। मशीन अपनी एम्बॉडीमेंट को बढ़ा भी सकती है। उन्हें ज्यादा अच्छे से सुनने और देखने के लिए और भी बेहतर तरीके से डिजाइन किया जा सकता है, ताकि वो मुसीबत में फंसे लोगों को बचा सके। इंटेलिजेंट मशीन की दूसरी जरूरत है पुराने ब्रेन की तरह किसी पार्ट की। आपके इमोशंस, पैशन और इच्छाओं के अलावा पुराना ब्रेन आपके बेसिक मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, जैसे बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना और चलने और दौड़ने की एबिलिटी को कंट्रोल करना। नियोकॉर्टेक्स ये सब चीजें हैंडल नहीं करता, क्योंकि ये बेसिक मूवमेंट्स हैं जिनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप किसी मशीन के अंदर पुराने ब्रेन को कैसे लगाएंगे? आपको उसमें यह बनाना पड़ेगा। इस बात को एक ड्रोन के एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो ड्रोन का काम है तूफान के कारण पीड़ित लोगों तक खाने का सामान पहुंचाना। हालांकि यह काम ट्रक की मदद से किया जा सकता है, पर क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ है, इसलिए यहां ड्रोन की जरूरत है। अब ड्रोन के नियोकॉर्टेक्स को एक इंपॉर्टेंट रोल निभाना है कि वो मुसीबत में फंसे लोगों को ढूंढे और उन तक खाना पहुंचाए। लेकिन यहां हम ड्रोन के नियोकॉर्टेक्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम पुराने ब्रेन जैसे किसी पार्ट को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। इस केस में ड्रोन का पुराना ब्रेन जैसा पार्ट होगा इसका उड़ना और लैंड करना, और किसी रुकावट जैसे पेड़ या तार से बचने के लिए इसकी स्टेबिलिटी। फिर से याद दिला दें, ओल्ड ब्रेन सिर्फ बेसिक मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ये ज्यादा सोचता नहीं है। यानी ड्रोन की स्टेबिलिटी और रुकावटों से बचने की एबिलिटी इसका ओल्ड ब्रेन जैसा हिस्सा हुआ। अब मशीन के थर्ड कंपोनेंट की बात करते हैं, जो है उसका नियोकॉर्टेक्स जैसा कोई हिस्सा। हॉकिंस जब मशीन के नियोकॉर्टेक्स की बात करते हैं तो उसका मतलब मशीन की स्पीड से है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर लाखों न्यूरॉन्स हैं। न्यूरॉन्स ब्रेन के अलग अलग पार्ट तक मैसेज पहुंचाते हैं। न्यूरॉन्स को एक मैसेज भेजने में करीब 5 मिलीसेकंड का वक्त लगता है।
टेक्नोलॉजी भी कुछ इसी तरह काम करती है। अगर आप कोई कमांड टाइप करते हो तो कंप्यूटर उसे ऑटोमेटिकली फॉलो करता है। किसी भी डिवाइस में कई कंपोनेंट होते हैं, जिनमें से एक ट्रांजिस्टर भी है। ये कमांड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। ट्रांजिस्टर सिलिकॉन से बना होता है, जो प्रोसेसिंग को मिलियन टाइम्स ज्यादा तेज बना देता है। मान लो किसी मशीन के ट्रांजिस्टर सिलिकॉन के बने हैं, यानी ये ह्यूमन ब्रेन से 1 मिलियन ज्यादा स्पीड से सोच पाएंगे। लेकिन क्योंकि अब मशीन के सोचने की स्पीड इंसानी दिमाग से कई गुना ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा जल्दी काम भी कर पाएंगे। मान लो कि रोबोट को एक घर बनाने का काम सौंपा गया है। बेशक उसके सोचने और एनालाइज करने की स्पीड इंसानों से तेज होगी, लेकिन असल में बिल्डिंग उसी स्पीड से ही बनेगी, चाहे उसे रोबोट बनाए या इंसान। क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड रखी गई तो हो सकता है कि कुछ मटेरियल टूट फूट जाए। हालांकि रोबोट इंसानों के मुकाबले कम गलतियां करेंगे, क्योंकि वो थकते नहीं हैं। लेकिन वो सिर्फ कमांड को फॉलो करके काम कर सकते हैं। वो खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकते। इस मामले में इंसानों के पास रोबोट से ज्यादा एडवांटेज है। लेकिन हम वापस उसी सवाल पर आ गए, क्या कभी ऐसा होगा कि रोबोट इंसानों से आगे निकल जाएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज के एडवांस मशीन का आगे क्या नतीजा होगा, ये कोई नहीं जानता। क्या आपको पता है कि इंटरनेट का आविष्कार इसलिए हुआ था ताकि मिलिट्री और लेबोरेटरी के साथ फाइल शेयर की जा सके। लेकिन आज लगभग हर फील्ड में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है और हर किसी के पास इसका एक्सेस है। आज मशीन इंटेलिजेंस का मेन फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर है, यानी अब साइंटिस्ट एआई को ह्यूमन बिहेवियर को कॉपी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बिहेवियर की रेंज में आसान काम जैसे बात करना से लेकर कार चलाना तक जैसे कॉम्प्लेक्स काम शामिल हैं। कुछ काम ऐसे हैं जहां मशीनों को काम पर लगाकर हजारों इंसानों की जान बचाई जा सकती है, जैसे कि रोबोट को गिरे हुए टॉक्सिक केमिकल साफ करने जैसे काम दिए जा सकते हैं, जो इंसानों के लिए खतरनाक होते हैं। जहां तक कमियों की बात है तो इंटेलिजेंट मशीन के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। मशीनों के आने से जहां इंसानों का काम आसान हो जाएगा, वहीं लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक खतरा और भी है कि कहीं फ्यूचर में मशीनें खुद सोचना ना शुरू कर दें, यानी उन्हें जिस काम के लिए प्रोग्राम किया गया था, कहीं वो उससे आगे ना निकल जाएं। विचार करने वाली बात है, लेकिन इसे यहीं पर पॉज देकर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। द एग्जिस्टेंशियल रिस्क ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस। आज के टाइम में इंसान के सामने कई तरह के खतरे हैं, लेकिन हॉकिंस एक खास प्रॉब्लम के ऊपर हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं, और एक खास प्रॉब्लम है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ये रिस्क जो हमारे पुराने ब्रेन से कनेक्टेड है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन अवेलेबल है जो हमारे नियोकॉर्टेक्स से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि हमारा पुराना ब्रेन ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए रिस्क कैसे बन सकता है? क्या आपको पुराने ब्रेन का फंक्शन याद है? इसके इस्तेमाल से ही हमारे पूर्वज जिंदा रह पाए थे। पुराने ब्रेन ने ही उन्हें भागना, छुपना और हमला करने वालों से बचना सिखाया था, जो उनकी जान के पीछे पड़े थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इंसान के दिमाग में कई तरह के बदलाव होते गए। हमारे पुराने ब्रेन ने भी अपने फंक्शन बढ़ा लिए। पुराने ब्रेन की वजह से ही इंसान अपने बच्चों का पालन पोषण करता है और एक सोशल लाइफ जीता है, और ये सारे काम जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं। लेकिन अब ये इस बढ़ती आबादी वाली दुनिया के लिए एक फैक्टर बन चुका है। हजारों साल पहले कई बच्चे पैदा करना इंसान की मजबूरी थी। हमारी बॉडी को रिप्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है ताकि हमारे जीन्स डुप्लीकेट हो सके। इंसानों को बचाए रखने के लिए यह जरूरी था कि यह दुनिया इंसानों से भर जाए। लेकिन अब धीरे धीरे दुनिया में हद से ज्यादा आबादी बढ़ गई है, जिसे रोकना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। इसके पीछे कारण यह है कि हमारा पुराना ब्रेन अभी भी एक्टिव है। इसे आज भी रिप्रोड्यूस करने और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना जरूरी लगता है। तो हमारे पुराने ब्रेन की वजह जो खतरा हमारे सामने है, उससे हम कैसे निपट सकते हैं? इसका एक बेहद सिंपल सॉल्यूशन है। जहां एक तरफ हमारा पुराना ब्रेन लोगों को रिप्रोडक्शन के लिए फोर्स करता है, वहीं नियोकॉर्टेक्स के पास इससे बचने का एक तरीका है। यह सॉल्यूशन है बर्थ कंट्रोल। ओल्ड ब्रेन ज्यादा बच्चे पैदा करने को अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि लोग सेक्स करना एंजॉय करते हैं। इसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन नियोकॉर्टेक्स समझता है कि सेक्स करना अपीलिंग तो है, लेकिन इसके साथ ही इससे बच्चे पैदा करने से क्या क्या असर पड़ता है, इसे इस बारे में भी पता है।
यानी पुराना ब्रेन जो चाहता है नियोकॉर्टेक्स उसे वो देता है, लेकिन नियोकॉर्टेक्स बर्थ कंट्रोल के मेथड से पुराने ब्रेन को रिजल्ट प्रोड्यूस करने से रोकता है ना अचंभित करने वाली जानकारी। और इसी के साथ पहुंच गए हैं हम कंक्लूजन पर, यानी वो मोड जो हमें यह बताता है कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा और सुना उनके की पॉइंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले आपने ये जाना कि ब्रेन को लेकर के कई स्टडीज हुई हैं और इस बारे में कई अलग अलग थ्योरीज भी बनाई गई हैं, जिनमें सबसे फेमस साइंटिस्ट वेनॉन माउंट कैसल की थ्योरी मानी जाती है। माउंट कैसल की थ्योरी कहती है कि इंसान के दो ब्रेन होते हैं, ओल्ड यानी कि पुराना ब्रेन और न्यू यानी कि नया ब्रेन। ओल्ड ब्रेन ज्यादातर बेसिक फंक्शंस जैसे चलना, सोना वगैरह को कंट्रोल करता है और न्यू ब्रेन थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड एक्शन जैसे सोचना वगैरह के लिए जिम्मेदार होता है। और यहीं पर नियोकॉर्टेक्स काम में आता है। नियोकॉर्टेक्स न्यू ब्रेन का वो पार्ट है जो इसके 70% हिस्से के बराबर होता है। नियोकॉर्टेक्स हर एक सेंस के साथ कनेक्ट करता है। जो भी आप फील करते हो, टेस्ट करते हो या स्मेल करते हो, वो नियोकॉर्टेक्स की वजह से होता है। सेकंड, आपने समरी में 1000 ब्रेन्स थ्योरी के बारे में जाना। ये एक नया फ्रेमवर्क है जो ये समझने में हेल्प करता है कि हमारा ब्रेन काम कैसे करता है। ये थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रेन उन चीजों को पहचानने लगता है जिनके साथ हम अक्सर कांटेक्ट में आते हैं। ब्रेन के हर पार्ट में पहले से ही ऑब्जेक्ट्स का एक ब्लूप्रिंट होता है और वो आसानी से उन्हें पहचान सकता है। ये उन पुरानी थ्योरीज के अपोजिट है जो कहती है कि ब्रेन के हिस्से सिर्फ कुछ खास चीजों में ही फर्क कर सकते हैं। थर्ड, आपने मशीन इंटेलिजेंस के नतीजों के बारे में भी समझा। ब्रेन के ऊपर की गई स्टडीज ने साइंटिस्ट्स को एनकरेज किया है कि वो मशीन को भी ब्रेन जैसा बना सके। 3 चीजें जो मशीन इंटेलिजेंस को ह्यूमन इंटेलिजेंस बना सकती हैं वो हैं एम्बॉडीमेंट, ओल्ड ब्रेन जैसा कोई हिस्सा और नियोकॉर्टेक्स जैसा कोई हिस्सा। फाइनली आपने जाना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए क्या रिस्क हो सकते हैं। हमारा ओल्ड ब्रेन हमें बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स करता है क्योंकि ये हमारे नेचर में है, लेकिन अब दुनिया में हद से ज्यादा आबादी हो चुकी है, तो ये मुमकिन है कि आने वाले वक्त में फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज बचे ही ना। कई 100 साल की रिसर्च के बावजूद आज भी हमारे लिए ह्यूमन ब्रेन एक राज बना हुआ है। यहां तक कि हमारी इस धरती के अंदर न जाने कितने राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। नॉलेज के लिए इंसान की जो प्यास है वो काबिले तारीफ है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बात पर गौर करने की जरूरत है कि जानने की ये प्यास हमेशा इंसानियत की भलाई और प्रोग्रेस के लिए की जानी चाहिए, मगर उसकी तबाही की वजह नहीं बननी चाहिए। इसी मोड पर यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। बहुत सारी नॉलेज हमें हमारे ब्रेन्स, नए इन्वेंशंस और कुछ नए विचार भी हमें दी जाती है। इस समरी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? क्या कोई बल्ब ऑन मूवमेंट था या कोई थॉट प्रोवोकिंग इंफॉर्मेशन आपको मिली हो? अब हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।